अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं फलक नाज, साइन इंटरप्रेटर। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वजीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार की। मुल्क में टेस्टों की सलाहियत 30,000 तक पहुंच गई है। इजलास में इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 10 जून के फैसलों की तौसीक। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बिल की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर कराची रवाना। कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। कराची के सनअतकारों से मुलाकात भी होगी। अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इलाकाई सिक्योरिटी उमूर, LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वक्त में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और एयर चीफ मुजाहिद अंदर खान शामिल। अस्करी क़यादत ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी। LOC के बाक्सर सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग से महतका गांव का शहरी बाबर हुसैन जख्मी। ISTR। लद्दाख वादी गुलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प। भारतीय फौज से एक कर्नल और 2 सिपाही हलाक। भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमला किया। भारतीय फौजियों की हलाकत गुज़श्ता कई दहाइयों में पहला वाक़या है। भारत को 1962 की जंग में चीन के हाथों शिकस्त हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। जिला शुपैया में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। नौजवानों को तुर्कगंगाम के इलाके में नाम नेहाद तलाशी और मुहासरे की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और एक ही रहेगा। भारत के सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के हल का ख़्वाह है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर हम सब एक हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 56,390 अफराद सेहतयाब हो गए। मजीद 4,443 अफराद में वायरस की तस्दीक। 111 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,48,921 तक पहुंच गई। मोदी सरकार कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम। मुतासर अफराद की तादाद 3,43,000 से बढ़ गई। हलाकतें 10,000 के करीब। नई दिल्ली के शमशान घाट लाशों से भर गए। दर्जनों लाशों को जलाया जाने लगा। लोगों में खौफ व हैरात। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 81,50,000 से तजावुज़ कर गई। 4,40,000 अफराद लुक़मा अजल। 42,60,000 अफराद सेहतयाब। अमरीका में 21,83,000 अफराद मुतासर। 1,18,000 से ज़ायद हलाक। ब्राजील में हलाकतें 44,000 और बरतानिया में 42,000 के करीब पहुंच गई। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस। सेक्टर I8 और I10 को सील करने का ऐलान। सेक्टर I8 में कोरोना के 200 केसेस जबकि I10 में 400 केसेस रिपोर्ट हुए। DC हमसा शक्का। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक वापसी। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक का हुक्म सानी बंद। मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात समेत तफरीही मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान, शादी हॉल और जिम्स पर मुकम्मल पाबंदी। अवामी मकामात, दफातर और दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी।
جہاں کورونا کے پھیلاؤ کا علم ہوگا وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خود تمام محکموں کی مانیٹرنگ کریں گے، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے وارڈ میں سہولیات کو بڑھایا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ چین سے امدادی سامان کے 2 طیارے اسلام آباد پہنچ گئے۔ 1.5 لاکھ N95 اور 15 لاکھ سرجیکل ماسک شامل۔ ملک میں ٹیسٹنگ سامان کی کمی نہیں، صوبے جتنے بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں معاونت کریں گے۔ حکومت اور عوام کی جانب سے چین کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی چین کے سفیر یاجن کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ اور اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ ریال بیٹیسیڈا اور ریواٹا سونا، جبکہ لیانتے اور سیویلیا کا مقابلہ برابر رہا۔ ریال بیٹس اور گرناڈا کا میچ بے نتیجہ ختم ہوا۔ پوائنٹ ٹیبل پر روایتی حریف بارسلونا اور ریال میڈرڈ کی بالترتیب پہلی اور دوسری پوزیشن برقرار۔ ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ ان خبروں کی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ مزید باخبر رہنا چاہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جذبات میں آ کے روانہ تو ہو گیا ہے، لیکن واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہم آ گئے ہیں بھائی۔ بس اب بہت ہو چکا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی سلیمان شاہ۔ میں تیار ہوں سادیہ، اپنے بھائیوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف حاضر ہوں۔ بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے گا، اور کون؟ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ خواتین و حضرات متوجہ ہوں، حکومت پاکستان کی طرف سے ہجوم والی جگہوں، مساجد، بازار، شاپنگ مالز اور سفر کے دوران سرجیکل ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ وبا کی روک تھام کے لیے
घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें। याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें। कोरोना एक हकीकत है, पूरी दुनिया इससे दो चार है और हमें एहतियात बरतनी है, अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने अहले इलाका के लिए। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो हम भी मुतासिर होंगे और अपने अजीज व अकारिब को भी मुतासिर करेंगे। आइए मिलकर जिम्मेदारी का सबूत दें और जो SOPs माहिरीन ने जिनकी निशानदेही की है उन SOPs को फॉलो करें, उन पर अमल दरामद से हम अपने आप को, अपने कुंबे को और अपने मुल्क को महफूज करेंगे। कोरोना में शरह अमवात क्या है? आलमी आदाद शुमार के मुताबिक ये शरह 3 से 4% है। अक्सर सूरतों में बरवक्त तिब्बी इमदाद से इसका इलाज मुमकिन है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
टोर गया मुंशी अल्लाह कह गया भी छोड़ा ओ लगी कैसी गमांदी ओ लगी कैसी गमांदी। हामिद रहता है इधर बॉर्डर पे होती है, फायरिंग गाँव में होती है, कई मतलब है आदमी जख्मी है, कई शहीद हुए हैं। इंडियन फायरिंग हुई बिला इख्तियार, मैं जख्मी हो गया, मेरा भतीजा शहीद हो गया। एक और आदमी था जो उधर नातर का रहने वाला था, वो बस सामने शहीद उस मौके पर ही शहीद हो गया था। तो जो धमाका हुआ मैंने उठकर देखा, उधर टुकड़े भी और गर्दो गुबार नजर आ रहा था। फिर मुड़कर देखा तो इधर ये बच्चा बेहोश पड़ा था, यहाँ लगी उसे और ये टांग फ्रैक्चर हो गई। तो फिर इसको देख कर भी अपनी भूल गया। फिर मुझे भी जो दो टुकड़े लगे, तो फिर बाद इसे बटालियन में ले गए। मैंने समझा फौत हो गया, वहाँ कुछ सांस ले रहा था, इन्हें रेफर किया गया रावलाकोट। तो मुझे कहा जा एक्सरे करा, मैं जीरा गया तो जीरे एक्सरे कराया तो 2 टुकड़े एक तक उन्होंने वक्त निकाल दिया, एक टुकड़ा भी इसमें अंदर ही नहीं है। जब चाहे फैल कर देते हैं। हमारे कारोबार मुअत्तल हैं, तालीमी इदारे मुअत्तल हैं, हम बाहर निकलने से बड़े मजबूर हैं। हम बाहर निकलते हैं, वापस से आने की उम्मीद नहीं होती है। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोना आलम। वेलकम टू बदलती राय। नाजरीन, आज वैसे हस्बे मामूल जिस तरह से हम मौजूआत पर अपनी जो एक बहस है और मुबाहिसा है और आरा है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो आज बाकायदा सबसे पहला आगाज यकीनन क्योंकि हस्बे मामूल आज ट्यूसडे का दिन है, तो ट्यूसडे को मंगल के रोज जैसे हम देखते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास होता है, तो उसी तरह से आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने इसकी सदारत की कराची रवाना होने से बस कुछ ही देर पहले, जिसमें उनकी पूरी टीम, उनकी काबीना उनके हमरा थी और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। कंप्लीट लॉकडाउन किसी तरह से किसी मसले का हल नहीं है, अभी भी यही बात की जा रही है। तकरीबन कोई 20 शहर नाजरीन आइडेंटिफाई अब कर लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनके ऊपर सिलेक्टिव लॉकडाउन, जो कि एक नई हमारी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली हम कह सकते हैं, वो नाफिज की जाएगी। और सिलेक्टिव लॉकडाउन के तहत जो बढ़ती हुई अलमनाक सूरत हाल है, कोविड की टैली है, उसको काबू करने की या उसको अरेस्ट करने की कोशिश होगी। साथ साथ एसओपीज के हवाले से भी नाज़रीन, क्योंकि इस पूरी मीटिंग के बाद
سے جناب شبلی فراز وزیر اطلاعات و نشریات وہ آئے, انہوں نے باقاعدہ بتایا, تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایس او پیز کی شدید خلاف ورزی ہمیں عید کے دوران نظر آئی, اور اس میں کوئی شکوک و شبہات بھی نہیں ہے, کیونکہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ ہو, کیا ریلویز ہوں, دکانیں, شاپنگ مالز وغیرہ ہر چیز ہی کیونکہ عید کے موقع اور عید سے کچھ روز قبل تک کھلی ہوئی تھی, اور اس میں ایس او پیز کی جو ایک دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اس کی ویڈیوز, اس کی فوٹیجز ہر جگہ ہی تقریباً وائرل ہیں. تو اس کو بیسکلی اصل ایک فیکٹر مانا جا رہا ہے اس وقت کی بڑھتی ہوئی کووڈ ٹیلی میں, جو کہ اس وقت یقیناً خطرناک طور پر بڑھ رہی ہے. تو آج ہم بات یہ کریں گے کہ کیا یہ جو اب عوام کے اوپر ایک بات کی جا رہی ہے کہ عوام نے کیونکہ ایس او پیز کو پورا ابائڈ نہیں کیا یا کمپلائی نہیں کیا, تو اس وجہ سے یہ کووڈ ٹیلی میں اضافہ سامنے آ رہا ہے, یہ کتنی حد تک بات درست ہے, اور یہ جو ذمہ داری عوام پر عائد کی جا رہی ہے, کیا یہ واقعی عوام کی ذمہ داری ہے, یا پھر حکومت کی طرف سے بھی, یا پھر جو ہماری جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر کوئی چیز ہے جو کہ نہیں کی گئی ہے, یا کوئی نہ کوئی وہاں پر غفلت ہوئی ہے. تو یہ بھی بات دونوں امور پہ آج ہم پہلے سوال کے تحت اس کو ریلیونٹلی ہائی لائٹ کریں گے. پھر اسی اجلاس کے بعد ناظرین, جیسے وزیر اعظم عمران خان اب کراچی پہنچ چکے ہیں, اور یہ 2 روزہ جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سندھ ہوگا. ابھی اس وقت تو وہ کراچی پہنچے ہیں, پھر اس کے بعد لاڑکانہ میں بھی وہ جائیں گے, اور پہلے جس کو بے نظیر انکم سپورٹ کہتے تھے یا پھر احساس پروگرام, دونوں ون اینڈ دا سیم تھنگ, اس کے تحت احساس سینٹر کا بھی وہ دورہ کریں گے. خاص طور پر لاڑکانہ ان کا جانا رہے گا, جو کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, ایک طرح سے جو لاڑکانہ ہے, شہر لاڑکانہ, تو وہ ان کا ایک گڑھ بھی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایپی سینٹر ہے لاڑکانہ. تو وہاں پر جا کر بھی ایک انٹرسٹنگ جو پولیٹیکل یا سیاسی طور پر ایک جو حالات و واقعات ہیں یا سیناریوز ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ سے بھی ملاقات متوقع ہے. فی الحال اس حوالے سے کوئی فکسڈ شیڈیول سامنے نہیں آیا ہے, لیکن ایکسپیکٹڈلی جو بات اس وقت گردش کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہوگی. تو ناظرین, اس سوال پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو حکومت سندھ کی طرف سے جتنی شکایات, کیونکہ شکایات تو بہت ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وفاق کی جانب جو بڑھائی جاتی ہیں ان میں کتنا ویٹیج ہے, کیا وہ صرف سیاسی نوعیت کی شکایات ہیں یا پھر واقعی حقیقی معنوں میں بھی ان شکایات میں وزن ہے. یقیناً کچھ میں ہوگا, کچھ میں ہو سکتا ہے اتنا وزن نہ ہو یا اتنی لیجیٹیمیسی نہ ہو, دونوں اعتبار سے ہم بات کریں گے. اور تیسرے موضوع کے تحت ہم لوگ بڑا ضروری اس وقت یہ جو اس وقت بھارت کی ایک صورتحال چل رہی ہے, اور اب ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ناظرین بھارت اور پاکستان کے درمیان مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے, ایگریویٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کی شروعات یقیناً بھارت نے ہی ایز آلویز کی تھی, لیکن پاکستان میں بھی جو بھارتی ہائی کمیشن کے لوگ تھے وہ پائے گئے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنی گاڑی سے زخمی کیا تھا, گاڑی کی ٹکر سے زخمی کیا تھا. پھر انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ لوگوں نے پھر ان کو وہاں پر جو موجود تھے جائے وقوع پر انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا. اس وقت وہ جو 2 بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار ہیں وہ انڈر کسٹڈی ہیں. اسی کا ایک ٹٹ فار ٹیٹ بھارت بھی کرنا چاہ رہا ہے, اور اس قسم کی کوئی بھارت نے ایک کوئی ایسا لگتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ٹٹ فار ٹیٹ میں کوئی ایک ڈرامہ سٹیج کیا. فوری خبر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. پوسٹ بجٹ کانفرنس ہو رہی ہے, مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اس میں اظہار خیال کر رہے ہیں. Conduct and manage this event. دیکھیں, I'll just quickly share with you کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں پہلے 9 مہینے میں before corona virus hit us, how the economy was doing and where we stood. آپ کو پتا ہے جب یہ گورنمنٹ آئی, we were in a state of an economic crisis, and for that reason we had to go to the IMF. Nobody goes to the IMF without a serious economic situation, and we were forced to do that. اس کے بعد کئی مشکل فیصلے کیے گئے, which included trying to mobilize resources, trying to pay off the huge amounts of debt, and you will know that in the 2 years of PPI, 5,000 billion rupees of debt payments have had to be made. اب یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ how to mobilize our tax revenues, which has been a historical failing in our situation. The tax to GDP ratio never, really going beyond 11% or so. So I think the efforts of the FDR were pretty good.
And even though we did not meet our very ambitious targets, we were going at the rate of about 17% growth. If we had continued on that path, we could have hit about 4.5 trillion, 4,500 billion or so. Second, we were very aggressive in cutting expenditures, and it was a rare time in Pakistani economic history that just before the corona struck us, we had a primary balance that was in fact positive, which means that our expenditures were less than our income if you did not include interest in it. And that number was about 194 billion plus. The current account deficit, which was at a historically high level of $20 billion, had been brought down to 3 billion. And exports, which were stagnant for the last 5 years, had begun to move up. During this time, the non-tax revenues was also increased. The target was 1.1, but in fact, we were able to get higher than 1.5 trillion, and that was 134% growth over last year. And all this was done without borrowing anything from the central bank, but without giving any supplementary grants and so on. The FDI was increased by 137%, and the world as a whole appreciated Pakistan's performance, whether it was in the IMF board, whether it was by Moody's, which upgraded Pakistan's ratings, or even Bloomberg, which called the Pakistani stock market the best performing in the world in December 2019. All that, of course, was affected by the coronavirus. People can and experts can differ on the impact of the coronavirus, but we think that the GDP could be affected by up to 3 trillion rupees. At the same time, as I said, if we were heading in a revenue collection of about 4.5, and now we are reaching about 3.9, that means there's a 600 billion plus loss on the revenue side. Exports are down, remittances are down, employment is down, large-scale manufacturing is down, retail trade is down, and clearly, it's a big calamity. So the first reaction of the government was to try and do something about it, and in that case, we came out with the coronavirus stimulus package, in which about 16 million Pakistanis are being given cash transfers, and small and medium enterprises, their loans have been, their principal has been deferred by up to a year. Their payroll expenses are being financed through subsidized schemes. Electricity bills are being paid by the government for smaller commercial enterprises. 280 billion rupees worth of wheat has been procured to get money into the hands of the agriculture sector so they can go on and generate demand in the economy. Utility stores have been given extraordinary amounts to try and reach the middle class by giving them subsidized food products and all that. So in this environment, it's quite challenging to come up with a new budget. Anyway, the philosophy of the new budget was threefold. First, that we should have no new taxes, because we did not want that at this time, when the economy is in a severe, historic contraction, that we should further burden the existing taxpayers with new taxes. The second was to try and give as much relief as possible, first to our citizens and second to our businesses, because we have to strike a good balance between protecting the health and safety of our people, but at the same time ensuring that the economy does not suffer in such a way that the lives of individuals become even more hard-pressed than they are
anyway. So what were some of the, key points in the new budget? As I said, this budget has a revenue target of 4.9 trillion. Some people think it is ambitious, and I can sort of agree with that, because in this time it does appear ambitious. At the same time, it's very hard to be certain or be confident about making forecasts, because we just don't know how long the coronavirus will be around, whether its severity will increase. So we have to be a little humble about our capacity for giving correct forecasts. But if the coronavirus begins to recede, and in the next, after a quarter or so, the economy really picks up, then this target would, I think, over the year as a whole, be achievable. Second is that we thought we will reduce the cost of doing business for our businesses. So about 1,600 tariff lines, their tariffs and duties were brought down to zero. This means it could cover up to 20,000 raw material items, and that would be about 20% of the entire imports. That we have struck the duties to zero, and that's going to be, I think, having a salutary effect on cost of doing business, because these are all raw materials. Similarly, we have brought down the duties on about 200 other items, and those are intermediate inputs. And we have tried also to bring down the regulatory duty on another 166 tariff lines. We've lowered the withholding tax on imports of raw material and intermediate goods to 1 to 2% from 5.5%, and especially on imports of capital machinery, we have brought it down to 1% from 5.5%. The FED, the federal excise duty on cement, has been reduced to 1.75% from 2%, and the general sales tax has been lowered for retail outlets which are connected to the FBR, the POS sale, from 14 to 12%. For hospitality sector, we have minimum taxes reduced. We have given exemptions of duties and taxes on diagnostic kits for cancer and corona, and CNIC threshold has been increased from 50,000 to 100,000. Minimum tax reduced for hotels, marriage halls, etc. Removal of withholding tax on school fees, marriage halls, and so on. And withholding agent threshold enhanced to 100 million from 50 million, and so on. On the expenditure side, we have tried to be, again, very aggressive. We have, in fact, reduced the nominal budget of the civil government, and we have not increased the military expenditure in real terms. अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कौमी असम्बली में बराह रास्त, जहां वफाकी वज़ीर मुआसलात मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इटली, स्पेन और बाकी दुनिया की मिसालें नहीं देता, सीधा अपने नाइबर, अपने हमसाये की तरफ आ जाता हूं। हमसाया है भारत। इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन, हमने भी 14 दिन का लॉकडाउन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा अरसे के लिए जिन्होंने लॉकडाउन किया वो है इंडिया। 25 मार्च को इंडिया फैसला करती है कि हमने मुल्क को बंद करना है। स्पीकर साहब, 25 मार्च को टोटल इंडिया के केसेस होते हैं 635। 635 केसेस पे पूरे इंडिया को बंद किया जाता है 25 मार्च से लेकर 1 जून तक। लेकिन स्पीकर साहब, जब लॉकडाउन उठाया जाता है, केसेस पहुंच जाते हैं 1,90,000 तक। तो जो आपने हमसाया मुल्क की बात की, उनका क्या हुआ? आपने जो दुनिया की बात की कि उनकी मजबूत मईशत है। स्पीकर साहब, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कर्जों के दलदल में हमने नहीं धकेला, इनकी वजह से।
पाकिस्तान की सेहत का सिस्टम ऐसा कि ये अपना इलाज और अपने खानदान का इलाज भी इन अस्पतालों में नहीं करते। इसी मईशत में, इन्हीं सेहत की सहूलियात में हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा ना, इन्होंने इमरान खान के बयानात जो है रिपीट किए। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि हमने यहां पे मरद से भी पाकिस्तानियों को बचाना है, हमने पाकिस्तानियों को भूख से भी बचाना है, हमने पाकिस्तानियों को बेरोजगारी से भी बचाना है। स्पीकर साहब, ये 3 नुकात थे, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो स्पीकर साहब, जब यहां पे इन 3 नुकात के ऊपर हम काम कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि भूख से कोई नहीं मरता। पाकिस्तान के जहां पे हर साल हजारों लोग भूख से मरते हैं, स्पीकर साहब हमने क्या इक़दाम उठाए, मैं उनकी तरफ पहले आ जाऊं कि दुनिया के अंदर जब अमेरिका ने लॉकडाउन भी किया, उनकी मईशत भी हमसे मजबूत, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। स्पीकर साहब, इस कोरोना की क्राइसिस में ये कह रहे कि कोरोना को इमरान खान ने फैलाया, ये कह रहे कि कोरोना के पीछे ना छुपे। मैं आपके सामने इंडिकेटर्स भी रखूंगा। 4 नुकात के ऊपर इन्होंने बात की है, कोरोना के ऊपर, बजट के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर और सूबों के ऊपर। उन तमाम का मैं हकायक आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका के अंदर 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इंडिया के अंदर 12 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार बने इस कोरोना की वबा की वजह से। और इंडिया के हवाले से रिपोर्ट आई कि आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। स्पीकर साहब, वो क्या था कि बंद कर दो, और आखिर में इनकी तरफ से एक जुमला मुंह से निकला कि वो थोड़ा सा मसले का हल या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो है TTQ, ट्रैक, ट्रेस और फिर क्वारंटीन, टेस्टिंग और क्वारंटीन। TTQ के ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन खैबर पख्तूनख्वा में 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है। स्पीकर साहब, यही तो हम आपको कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन के हॉटस्पॉट जो आपको नजर आ जाए वहां पे आप लॉकडाउन करें, आप टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, क्वारंटीन करें, क्योंकि आपकी मईशत भी चले। और यहां पे दुनिया के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो यहां पे 25% आबादी पहले से आप गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। तो स्पीकर साहब, स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपकी लोगों को बेरोजगारी से भी बचाना, मरद से भी बचाना, भूख से भी बचाना, ये थी स्ट्रेटेजी। इसके लिए क्या किया गया? एहसास प्रोग्राम, इन्होंने बेस्ट का नाम लिया, इनका बेनजीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम चला जरूर था। स्पीकर साहब, 8 लाख लोगों को जाली बुनियादों पे इन्होंने इन प्रोग्राम में रखा था। एहसास प्रोग्राम 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान इमरान खान ने दिया। इस मौजूदा वबा में जब लोग बेरोजगारी का शिकार हुए स्पीकर साहब, तो इमरान खान सबसे पहले मजदूर का, दिहाड़ीदार का, रेड़े वाले का, टैक्सी ड्राइवर का, इन लोगों का ख्याल इमरान खान ने किया और 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दिए इमरान खान ने। इसके साथ साथ दूसरा कि इस खित्ते के अंदर और अपनी इकोनॉमी को देखते हुए दुनिया की बाकी जो मजबूत इकोनॉमीज है उनके मुकाबले में अगर आप देखें, 1200 अरब का पैकेज हमने यहां पे इस मुश्किल बहरान में दिया। लेकिन स्पीकर साहब, ये तो हमेशा कहते कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और अब सवाल का जवाब देते हैं। जरा मैं अब सवाल करता हूं कि हमने तो आपको 33 लाख से ज्यादा जो है वो हमने सिर्फ सिंध के अंदर लोगों को 12,000 फी खानदान दिया। आपने वादा किया था राशन का। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भाषण के अलावा किसी को राशन वहां पे मिला है कि नहीं मिला? इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया स्पीकर साहब कि 5 लाख खानदानों को दिया है। दूसरा वजीर आता है कि 3.5 लाख खानदानों को राशन दिया। तीसरा आता है कि 1 लाख खानदानों को राशन दिया। आज तक किसी को पता नहीं चला। स्पीकर साहब, हमने जो इमरजेंसी बुनियादों पे सेहत के लिए कुछ किया, मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 कि कोरोना से पहले, मार्च से पहले पाकिस्तान के अंदर 2 लैब्स थे। आज पाकिस्तान में 70 सालों में 2 लैब्स, सिर्फ 3 महीने के अंदर में इमरान खान की वजह से 111 लैब्स हैं। स्पीकर साहब, 100 टेस्टिंग कैपेसिटी थी मार्च के अंदर आपकी, आज आपकी 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो चुकी है। स्पीकर साहब, आपके पास जो वेंटिलेटर्स थे 70 सालों में,
आपने 2 महीने में उसको डबल कर दिया स्पीकर साहब। ऑक्सीजनेटेड बेड जो थे उसको 70 साल एक तरफ और 3 महीने दूसरी तरफ उसको भी डबल किया गया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं बात कर रहा हूं कि 70 साल में सेहत की सहूलियात के जो वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजनेटेड बेड, जो आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी, जो आपके पास लैब्स थे, वो 2 महीने में उससे कहीं गुना ज्यादा इमरान खान ने इस आलमी वबा के दौरान पाकिस्तानियों को दिया। अब स्पीकर साहब एक और चीज कि 2150 मजीद जुलाई तक जो है ऑक्सीजनेटेड बेड सूबों को दे दिए जाएंगे। अब स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि इस बजट में इन्होंने क्या रखा है, सेहत का बजट इजाफा हो गया है, तालीम का बजट इजाफा हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से हमने 50 अरब का पैकेज सेहत का मजीद दे दिया है। 18वीं तरमीम और NFC के शेयर की जरूर बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये पूछ सकते हैं कि 5.5 करोड़ 8 सालों में सेहत के सीन का बजट था, वो कहां पे खर्च हुआ? स्पीकर साहब, एक सवाल पूछने की जसारत किसी ने की थी, इनकी तरफ से गालियां दी गई। स्पीकर साहब, हमने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 देने का वादा किया था, 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक पहुंचे, लेकिन आपने राशन का वादा किया था, हम सवाल नहीं पूछ सकते। वेंटिलेटर्स में तो इजाफा भी हो रहा है, लेकिन आपके जो कराची के अंदर जिस वक्त वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे, अभी कोरोना नहीं फैला था, वहां पे डॉक्टर फुरकान जो लोगों की खिदमत कर रहा था, आप तकरीरें तो जान सकते हैं, आप डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर इमोशनल तकरीरें जान सकते हैं, उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर फुरकान की अहलिया को जब मैंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुना, मुझे दुख हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि एक डॉक्टर जो मसीहा है, जो हम सब की खिदमत कर रहा था, जो आपकी कराची के लोगों की खिदमत कर रहा था, वो एड़िया रगड़ रगड़ के सड़क पे एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, उसको वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं था। स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब, इन चीज का भी हवाला देना चाहिए। ये था कोरोना के ऊपर लोकस की उन्होंने बात की। स्पीकर साहब, ये तो बताया कि जहाज वहां पे खड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि इन्होंने लोकस के नाम पे तो फंड निकाले थे, और अभी जब हम लोकस से लड़ रहे हैं, हमें तो बड़ी नसीहतें इन्होंने की। मैं मानता हूं, मैं जवाब भी देता हूं कि आपके दौर में, नून के दौर में जिहाज होनी चाहिए थे, स्प्रे करने के लिए आपके पास तमाम चीजें दस्तयाब होनी चाहिए थी। स्पीकर साहब, आप खुद कमेटीज को चेयर करते हैं, एग्रीकल्चर से आपको भी उतना ही प्यार है, मोहब्बत है, जिस तरह पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर ज़राअत से के शोबे से वाबस्ता है। तो स्पीकर साहब, आपने खुद भी कमेटीज में देखा कि जिहाज नहीं थे, आप चाइना से और दुनिया से कहीं से आप जो उसके लिए जरूरियात चाहिए वो आप मंगवा रहे हैं, NDMA के थ्रू हम मंगवा रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जहाज खड़ा है स्पीकर साहब, उसको उठाने के लिए इनके पास स्प्रे नहीं होता। जहाज है, स्प्रे नहीं है, वहां पे उनके लिए बंदा नहीं होता इनके पास। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सक्कर में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या किया स्पीकर साहब? सिंध के अंदर सरकारी महकमों के ज़राअत के खुसूसन 133 गाड़ियां गायब थी। लोकस का मुकाबला करने के लिए ये नोटिफिकेशन निकालते स्पीकर साहब, लोकस का मुकाबला के लिए मजीद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाए ऑफिसर्स के लिए। तो स्पीकर साहब, ये मुकाबला है, ये संजीदगी है कि हम यहां पे इस मुश्किल सूरत हाल में एक तरफ कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोकस का जो इतने अरसे से एग्रीकल्चर की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है स्पीकर साहब, ये एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं, इनके दौर में निगेटिव में एग्रीकल्चर ग्रोथ चला गया था, आज 2.4 है। तो स्पीकर साहब, ये संजीदगी का आलम है और ये नोटिफिकेशन है। मैं आता हूं बजट के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने बात की कि हमने कहा, और ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, मार्च से पहले इनकी इकोनॉमी की क्या हालत थी। मैं फाइनेंस डिवीजन की और इकोनॉमिक टीम की वो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं वो बताऊंगा, क्योंकि स्वीडन की इकोनॉमी हमने इनहेरिट नहीं की, हमें विरासत में क्या चीज मिली थी, पहले वो इंडिकेटर्स कौन के सामने रखते हैं, फिर हमारे इंडिकेटर्स क्या है वो रखते हैं, और फिर बजट के ऊपर आते हैं। स्पीकर साहब, 2018 में एक रिपोर्ट आती है स्पीकर साहब, और मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रखता हूं। 2018 2 अगस्त को रिपोर्ट आती है कि 7 दुनिया के अंदर मुमालिक है जो कि दिवालिया होने जा रहे हैं इस साल। 7 मुमालिक का 2 अगस्त
2018 में जिक्र होता है स्पीकर साहब, हमारी हुकूमत से 15 दिन पहले ये रिपोर्ट आती है कि दिवालिया होने जा रहे हैं 7 ममालिक, उसमें हमारा पाकिस्तान भी है। ये ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट है स्पीकर साहब, कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहे हैं। क्यों दिवालिया होने जा रहे हैं? वो इंडिकेटर सामने रखते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट आपका हाईएस्ट एवर 19.9 बिलियन डॉलर, ट्रेड डिफिसिट सबसे ज्यादा कब पूरे अरसे में सबसे ज्यादा 32 बिलियन डॉलर, एक्सपोर्ट में जीरो ग्रोथ, 5 साल जो नून के दौर के थे और उनका तो जो हाल था वो सबके सामने है। सर्कुलर डेट 1200 बिलियन, नेट इंटरनेशनल रिजर्व नेगेटिव में, स्टेट इंस्टीट्यूशन तमाम के तमाम तबाह, स्टील मिल खसारे में। कब गया? जो अभी मौसूफ यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि 2007-8 में स्टील मिल 9.2 बिलियन कमा के देता है पाकिस्तान को, लेकिन जैसे इनके अब्बू आ जाते हैं, इनकी हुकूमत आ जाती है, सीधा स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है। फिर इनकी नून लीग की हुकूमत आती है स्पीकर साहब, खसारा मजीद बढ़ता जाता है। पीआईए इनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट उनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे उनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। और 2 चीजें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनकी मईशत का मैं क्या कहूं स्पीकर साहब, कि अगर नून का पूछे तो इनका जो वजीर खजाना है मफरूर और इश्तिहारी, जो इनका मुशीर खजाना है उसने क्या बयान दिया कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदेगा उसको स्टील मिल मुफ्त में देंगे। अनूठी पेशकश स्पीकर साहब कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदेगा हम स्टील मिल उनको मुफ्त में देंगे। ये मुशीर खजाना इनका ये बयान देता है। कौन सा उसमें? जी सर, कहाँ? स्पीकर साहब ये खुद उसने इसकी वीडियो भी मौजूद है और ये मैं टीवी चैनल की आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूँ उस वक्त की, इसके ऊपर मैंने बयान भी दिया था। स्पीकर साहब होता क्या है, ये उनकी बयान है, मिर्जा इस्माइल साहब का बयान है स्पीकर साहब कि इनका वजीर खजाना जो था वो मुझसे मफरूर और इश्तिहारी बन गया। जो मुशीर खजाना है वो कहते हैं कि पीआईए ले लो, स्टील मिल मुफ्त में ले लो। तो ये इनके हालात थे स्पीकर साहब। अब उनकी अगर बात करें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुल्की दारू की बात करते हैं, एम्प्लॉइज की बात करते हैं, अच्छी बात है स्पीकर साहब। मैंने अपोजिशन में जब खसारा बढ़ता गया और शुरू कहां से हुआ था, यही जो मौसूफ अभी बात कर रही थी और फिर यहां से हमेशा की तरह 9-2-11 हो गए। वो जो बात कर रहे थे इनके दौर में आगाज हुआ था खसारे में, लेकिन इन्होंने क्या किया जो आजकल पार्टनर बने हैं कि एक बंदा लेके आए 50 लाख तनख्वाह पे, गोरा, ये बड़ा जहन है, बड़ा ब्रेन है, वो यहाँ पे आए। हमने सवाल उठाया कि 50 लाख रुपए दे रहे, क्यों दे रहे? कहते कि बहुत बड़ा दिमाग है उसके पास। स्पीकर साहब कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का एक पीआईए का तैयारा गायब होता है और तैयारा बरामद होता है कि जो मौसूफ यहां से चले गए वहां पे इनका तैयारा भी चोरी हो गया। स्पीकर साहब यहाँ पे गोदामों से सिर्फ गोदाम गायब नहीं होता, सिर्फ पैसे चोरी नहीं होते, यहाँ पे तैयारे चोरी होते थे। ये थे इनके इंडिकेटर, इनकी हालत। हमारे दौर में क्या हुआ स्पीकर साहब? फिर आते हैं इमरान खान के दौर के ऊपर कि 2 अगस्त 2018 को कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है कि 7 ममालिक दिवालिया होने जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। हमने क्या किया कि इस साल कोरोना से पहले, जो इन्होंने कहा था कि कोरोना के पीछे मत छुपे, मार्च तक पहले 3 क्वार्टर्स का डेटा सामने रखता हूं। एफबीआर टैक्स 17% इजाफा हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 137% इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट आपकी बड़ी, इनके एक्सपोर्ट क्या था कि एक्सपोर्ट में जीरो ग्रोथ थी स्पीकर साहब। एक्सपोर्ट आपकी बड़ी, रिमिटेंसेस इन्होंने कहा था कि बाहर से पैसे आएंगे, पाकिस्तानी भेजेंगे, 6% रिमिटेंसेस आपके बढ़े। स्पीकर साहब करंट अकाउंट डिफिसिट हमने कम किया, 73% उसमें कमी लेके आए और उसके बाद 5000 अरब इन्होंने पैसे की बात की, इनके लिए हुए कर्जों की सुद में हमने वापस कर दी, इमरान खान ने वापस कर दी। अब स्पीकर साहब इन्होंने एक और बात की और मैं बड़ी दलील से बात करूंगा, एक एक डेटा रखूंगा। इन्होंने बड़ी बात की कि अगर आप लोग अखराजात की बात करते हैं और आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं बढ़ानी थी तो आप जरा वजीरों इमरान खान और इनकी तनख्वाह कम कर देते। जनाब आपकी नजरों से नहीं गुजरा, पहले साल ही हमने वजीरों की और इमरान खान की तनख्वाह में 10% कमी कर दी थी और इस साल फ्रीज कर दिया। स्पीकर साहब सिर्फ ये नहीं किया कि हमने कौमी खजाने का तहफ्फुज करना था,
इमरान खान इस वक्त वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे, अपने जाती घर बनीगाला में वो रह रहे हैं और अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं स्पीकर साहब। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है स्पीकर साहब कि उसके अखराजात में भी जो एलोकेटेड बजट था, पहले साल 33% कमी की गई थी, इस साल जो एलोकेटेड बजट था उसमें भी 21% कमी इमरान खान ने कर दी। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इशू है और क्या वजह है स्पीकर साहब कि आपके अब्बू जरदारी 850 करोड़ बैरून मुल्क दौरों पे खर्च करते हैं। उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मैं इनको कागज देता हूं, ये यहां से ना जाए, मैं इनको कागज देता हूं कि इनके वालिद साहब की सिक्योरिटी और इनके मूवमेंट पे एक वक्त में 2000 और 2500 पुलिस की सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। पाकिस्तानी कौम उनका पैसा अदा करती है, एक पुलिस के ऊपर 40 हजार का कम से कम खर्च आता है। स्पीकर साहब, ये मैं, आप और हमारी अवाम उठा रही है। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा दूसरी जुमात की भी कि 850 करोड़ सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान के बैरूनी मुल्क दौरों के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर लगा। 2700 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार रायवन की तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, इलाज इनका बाहर 5 कैंप ऑफिस, इनका जो अपना नोडेरो का घर है, लाड़काना के घर को इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए थे। इनका गिलानी मुल्तान जाता है, अपने शहर जाता है, लाहौर में अपने घर में होता है, कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते थे कि पाकिस्तानी कौम उनका खर्चा उठाए। स्पीकर साहब, हमने इसमें कमी कर दी है और हमने यहाँ पे खर्चे कम कर दिए हैं। हमने बैरूनी मुल्क दौरे, आप जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े खर्चे करते थे, कैंप ऑफिस 5, वो तमाम का तमाम खत्म। वज़रा की तनख्वाह में 10% कमी कर दी गई थी। इमरान खान ने पहले साल 33%, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं है, कैंप ऑफिस भी नहीं, लेकिन जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जो वहां पे लोग रोजगार भी करते हैं, ऑफिस के अखराजात भी होते हैं, उसमें पहले साल 33% और इस साल 21% कमी की। अब स्पीकर साहब आते हैं इनकी तीसरे इशू के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने बैरूनी मुल्क दौरों की बात की, कश्मीर का जिक्र किया। मैं आखिर में आऊंगा बजट इस साल का और सूबों के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं। इन्होंने कहा कि कश्मीर की नुमाइंदगी, स्पीकर साहब, पाकिस्तान की पूरे 50 साल की तारीख देख लीजिए, इंडिया कश्मीर को अपना अंदरूनी मसला समझता था। स्पीकर साहब, पिछले 54 साल में पहली दफा ऐसा मौका आया कि एक साल के अंदर 2 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होती है। स्पीकर साहब, सिर्फ ये नहीं होता कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान कश्मीर का सफीर बन के गया था। स्पीकर साहब, इनकी लिए परवाह नहीं, इन्होंने वजीरिस्तान की भी बात की, कश्मीर की भी बात की। हाँ, आपके वालिद साहब भी गए थे, जरदारी साहब गए थे वहां पे। इन्होंने एक बात की थी कि ड्रोन हमले करते जाए, उन लोगों को मारते जाए। मैंने CIA के डायरेक्टर हुसैन अक्कानी और जरदारी की मुलाकात का पिछले बजट में भी हवाला दिया था कि आपने जो मुलाकात की कि वजीरिस्तान के लोगों को मारे, ड्रोन हमले करते रहे, कोलेटरल डैमेज की परवाह ना करे, मैं संभाल लूंगा। विकीलीक्स में आता है कि गिलानी गया अमेरिकन सफीर के पास और उसको कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाएंगे, लेकिन फिर घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा गए, वहां पे पुख्तूनों की भी नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की, आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की, कश्मीर का सफीर बना और आलम इस्लाम का तर्जुमान बना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? आप तर्जुमानी की बात करते हो, हमारे लिए मुसलमान है, हमारा दिल दुखता है जब कभी यहां पे एड स्पीच होती है, खत्म नबूवत के ऊपर मुसलमानों की जब दिल आजारी होती है। स्पीकर साहब, जब इमरान खान की आवाज गूंजी अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में, जहां पे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, मदीने की रियासत की बात होती है, या कनाबुदो या कनस्तईन से आगाज होता है और असल में असल आशिक़ रसूल की वहां पे झलक नजर आती है। स्पीकर साहब, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। स्पीकर साहब, मैं अब आता हूं इनके बजट के ऊपर कि इन्होंने बजट के ऊपर जो सवाल किए जी। नो प्रस्ताव प्लीज, नो प्रस्ताव प्लीज। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा, स्पीकर साहब, अब आते हैं बजट के ऊपर। इन्होंने पूछा
کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے. جناب 1200 ارب کا پیکیج احساس پروگرام جو صوبوں کو ہم نے دیا, جس طرح کی ٹیسٹنگ کو ہم نے جہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی, جس طرح ہم نے یہاں پہ آپ کے وینٹیلیٹرز, 3 چیزیں میں اور بتاؤں اسپیکر صاحب کی پی پی ای کٹس آج آپ اپنا بنا بھی رہے ہیں, سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ماسک اپنا بنا رہے ہیں, سینیٹائزر اپنا بنا رہے ہیں. پاکستان اب وینٹیلیٹرز بنانے کی طرف جا رہا ہے. اسپیکر صاحب ہم نے 2 مہینے کے اندر یہ چیزیں کی ہے, لیکن اب بجٹ کا انہوں نے پوچھا ہے تو بجٹ کے اوپر میں آتا ہوں. سب سے زیادہ اس وقت پرائرٹی کیا تھی کہ کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. اسپیکر صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ آیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. دوسری چیز اسپیکر صاحب احساس پروگرام, احساس کی انہوں نے بات کی. اسپیکر صاحب احساس عمران خان کے دل کے نزدیک ہے, لیکن یہ نئے پاکستان کی بنیاد ہے. ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلے مہینے میں جو سڑکوں پہ سوتے تھے پاکستانی, اسپیکر صاحب ان کو سڑکوں سے اٹھایا اور ریاست نے ان کو مہمان بنا دیا. اسپیکر صاحب ان کو اور ان کے پارٹی اور لوگوں کو اس بات کا احساس اس لیے نہیں ہوگا اسپیکر صاحب کہ ان کے اگر حکومت میں 5 کیمپ آفیسز تھے تو یہی سڑکوں پہ زندہ لاشیں نظر آتی تھی. اسپیکر صاحب کیا یہ ہمارے مزدور طبقہ جن کو دیہڑی نہ ملتی, مزدوری نہ ملتی, اسپیکر صاحب یہ سڑکوں پہ بھوکے پیٹ سوتے تھے؟ اسپیکر صاحب ان لوگوں کو ہم نے سڑکوں سے اٹھایا, ریاست کا مہمان بنایا, لنگر خانہ کھولا. یہ موصوف لنگر خانے کے اوپر بڑا شور مچایا تھا. یہاں پہ لنگر خانے کھول رہے ہیں. جناب آپ کے لیے نہیں کھول رہے, ان کے لیے کھول رہے جو غریب ہے, بھوکے پیٹ سوتا ہے. ریاست نے ان لوگوں کے لیے لنگر خانے بنائے تاکہ وہ بھوکا پیٹ نہ سوئے. اب یہ کیا اسپیکر صاحب, یہ وہی مدینے کی ریاست کہ امیر المومنین رات کو پوچھتا تھا کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا پیٹ تو نہیں سویا. یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے. موصوف تو کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. جناب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں کہ آپ کے سپتر کے اندر پچھلے 5 سالوں میں 3000 بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. 5 سالوں میں 3000 بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. اسپیکر صاحب جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو کراچی, سندھ, حیدرآباد, سکر, ان علاقوں میں میں نے خود دیکھا کہ لوگ خالی برتن لے کے آئے تھے کہ ہمیں کھانا دے دو, لیکن راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا کسی کو پتا نہیں. اسپیکر صاحب اگر وہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ اس وقت سندھ کے اندر ہے تو میں سوال کروں گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام کس کے لیے ہے؟ 208 ارب اس سال رکھا گیا ہے بیوہ خواتین کے لیے, یتیم بچوں کے لیے, بزرگ شہریوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. ریاست ذمہ داری اٹھائے گی, ہم ذمہ داری اٹھائیں گے, آپ بھی اسی طرح ذمہ داری اٹھائے. 62% فنڈ آپ کو ملتا ہے, صوبوں کو ملتا ہے. اسپیکر صاحب 38% بجٹ وفاق کے پاس رہ جاتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ 2500 قرضوں کی سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں. خسارے سے آغاز ہوتا ہے, اس میں بھی آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب دوسری چیز, کامیاب جوان, 100 ارب کا ہم نے کامیاب جوان پروگرام شروع کر دیا پہلے سال. اس سال بھی کامیاب جوان ہماری پرائرٹی. تیسری چیز کہ ہم نے مرج ڈسٹرکٹ کی بات کی اسپیکر صاحب, قبائلی اضلاع کی. ذرا میں سب کو کہتا ہوں, اور جو یہاں پہ بیٹھے تو اس وقت ڈیسک بجا رہے تھے, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فاٹا انضمام کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو NST میں 3% شیئر ہر صوبہ دے گا, سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے دیا. اگر کسی صوبے نے نہیں دیا تو یہ جو بندہ فاٹا کی اب جہاں پہ نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے نہیں دیا. میں یہاں پہ تمام دم شدہ اضلاع کے لوگوں کی طرف سے آپ سے نہ صرف مطالبہ کرتا ہوں بلکہ فاٹا کے لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ اپنے حق کے لیے میں آپ کے آگے ہوں گا, اور آپ آ جائیں, انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے 3%